हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ सेकेंड शिफ्ट में, उसके जितने भी प्रश्न मिले हैं जीके जीएस के, सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि उस आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, उसका फैक्ट भी देखते जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि उससे मोटिवेट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। पहला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बांध किस राज्य में है? इससे प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में सबसे ज्यादा बांध जो डैम्स महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फैक्ट देख लेते हैं, आगे पूछने की संभावना है। बांधों की संख्या लगभग 2500 प्लस बड़े और मध्यम बांध मिलाकर है। इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात आते हैं बांधों की संख्या में। सबसे बड़ा बांध जो है, सबसे बड़ा बांध क्षेत्रफल के हिसाब से टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे पुराना बांध, बड़ा बांध कल्लाईनाई बांध तमिलनाडु, लगभग 2000 साल पुराना है। तो सबसे कल्लाईनाई बांध तमिलनाडु जो कि 2000 साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन जो पूछा गया था, उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी को इसमें कवर कर लिए हैं। देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता जो है को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह विश्व की प्राचीनतम नागरिक सभ्यता में से एक थी, जिसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इसका नाम हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में स्थित एक प्रमुख स्थल के नाम पर पड़ा है। और देख लेते हैं, इसका फैक्ट देख लेते हैं आगे। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे फैली आज का पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान का कुछ भाग है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में अभी के स्थित है। और देख लेते हैं, धोलावीरा जो है वह गुजरात भारत में स्थित है। लोथल गुजरात भारत में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ जो है, राखीगढ़ हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता ने प्राचीन भारत में संगठित नगर योजना, स्वच्छता व्यवस्था और व्यापारिक नेटवर्क की नींव रखी, जो उस समय के अन्य सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र के समांतर विकसित हुई थी। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लाल कला। लाल कला क्या होता है, उससे पूछा गया प्रश्न था। तो लाल कला का अर्थ संदर्भ में आधार पर अलग अलग हो सकता है। सामान्य अर्थ में लाल रंग का आधार बनाकर की जाने वाली कला, इसमें पेंटिंग, मूर्ति कला, वस्त्र डिजाइन आदि लाल रंग के प्रमुख होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परंपरागत अर्थ में भारत की कुछ लोक कलाओं में लाल रंग की शुभता, शक्ति और उत्सव का प्रतीक है। जैसे मधुबनी पेंटिंग, वारली आर्ट या फर पेंटिंग में लाल रंग की विशेष प्रयोग की जाती है। राजनीतिक विचारधारात्मक संदर्भ में लाल कला का उपयोग कभी कभी वामपंथी क्रांतिकारी विचारधाराओं से जुड़ी पोस्टर आर्ट और दीवार के चित्रण के लिए भी होता है। ये लाल कला का विशेषता बता दिए हैं। नेक्स्ट आगे पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गगनयान मिशन से। गगनयान मिशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें जो है, इसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को, जिसको व्योम यात्री कहा जाता है, को पृथ्वी की कक्षा में भेजना और सुरक्षित वापस लाना इसका हो जाएगा। और लॉन्च जो वर्ष होगा 2025 में प्रक्षेपण का लक्ष्य है। और इससे देख लेते हैं, अवधि जो होगा लगभग 3 दिन अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। और अंतरिक्ष यात्री, इनमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिनका परीक्षण रूस और भारत में हो रहा है। लॉन्च वाहन GSLV-M3, जिसे LVM-3 भी कहते हैं, इसरो को सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट हो जाएगा GSLV-M3। कैप्सूल क्रू मॉडल जिसमें जीवन समर्थन प्रणाली, सुरक्षा उपाय और पुनः प्रवेश की क्षमता होगी। प्री टेस्ट मिशन में हो जाएगा गगनयान TB-D1 2023 क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भीमबेटका से। भीमबेटका से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका भारत का एक प्राचीन पुरातत्व और सांस्कृतिक स्थल है, जो अपने शिलाश्रय
रॉक स्केल्टर के गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसका जो स्थान हो जगह रायसेन जिला मध्य प्रदेश भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यूनेस्को धरोहर विश्व धरोहर में स्थल 2003 में घोषित किया गया था इसको। महत्व जो है, यह विश्व के सबसे पुराने गुफा चित्र और मानव सभ्यता के निशान मिले हैं यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। इसका काल जो है पाषाण युग स्टोन एज से लेकर ऐतिहासिक काल तक गुफाओं के तक मिलता है। गुफाओं की संख्या बात किया जाए तो गुफाओं की लगभग 700 गुफाएं, जिनमें से 400 में चित्र हैं। चित्र का विषय शिकार का दृश्य का चित्र है और नृत्य और संगीत का चित्र है, युद्ध और पशु पक्षी का चित्र है, दैनिक जीवन की झालकियों का चित्र है। विशेषता इन चित्रों में लाल और सफेद रंग के ज्यादा उपयोग हुआ है, जो प्राकृतिक खनिजों से बनाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम की उत्पत्ति इसमें और देख लेते हैं। नाम की उत्पत्ति कहा जाता है कि महाभारत में कि भीम यहाँ विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा भीमबेटका। भीम के बैठने की जगह को भीमबेटका कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पहला डिजिटल राज्य। पहला डिजिटल राज्य से क्वेश्चन पूछा था। पहला डिजिटल राज्य कौन सा हो जाए तो पहला डिजिटल राज्य हो जाएगा केरल। पहला डिजिटल राज्य केरल हो जाएगा। इसका मुख्य बात हो जाएगा, इसका वर्ष जो है वर्ष घोषणा 2016 में इसकी घोषणा किया गया था। घोषणा करने वाले भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। घोषणा करने वाले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ये भी याद रखिएगा। इसका कारण क्या है, जो पूरे राज्य में उच्च इंटरनेट साक्षरता था, ई गवर्नेंस सेवाओं का व्यापक उपयोग हुआ और पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता को हासिल किया था। मुख्य परियोजना जो था अक्षर प्रोजेक्ट, डिजिटल साक्षरता अभियान था, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों तक ये सब जो है केरल राज्य में किया गया था। बिम्स्टेक हेडक्वार्टर कहाँ है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया था। इससे जितने फैक्ट बनेंगे सभी को हमने कवर कर लिए हैं। तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इंटेग्रेटिव ऑफ द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। इसका सदस्य देश जो हो जाएगा बिम्स्टेक का सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल हो जाएगा। ये सभी जो है बिम्स्टेक के सदस्य देश है। और इसका उद्देश्य जो होता है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीआरडीओ का। डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1958 में किया गया था। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में किया गया था। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये डीआरडीओ आता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है रक्षा तकनीक, हथियार प्रणाली और उपकरणों का अनुसंधान और विकास करना होता है। विकास मिसाइल, रडार, टैंक और नौसैनिक प्रणाली, एरोनॉटिक्स और इलेक्ट्रोनॉटिक्स के नवाचार, ये सभी जो है इसका अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष 2025 तक डॉक्टर समीर बी कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वह कामत हो जाएगा। गरीबी योजना से क्वेश्चन आया था। गरीबी योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए इसका देख लेते हैं। गरीबी योजना से क्वेश्चन आता है। गरीबी योजना से आपका मतलब भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन के चलाई जाने वाली योजनाओं से है। मैं आपको यहाँ तुरंत बता देता हूँ कि किसमें कौन सा योजना लाया गया था। भारत में प्रमुख गरीबी योजना उन्मूलन योजना है। भारत का नाम शुरुआती बस मुख्य रूप से उद्देश्य किया गया है। तो आइए देखते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की स्थापना 1978 से 1979 में ग्रामीण गरीबों को ऋण और सब्सिडी देकर स्वराज दिलाना इसका मुख्य लक्ष्य था। जवाहर रोजगार योजना JRY 1989 में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना ये इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 2000 ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट अंत्योदय अन्न योजना AAY 2000 अत्यंत गरीब परिवारों को 2000 ईस्वी में लाया गया था। अत्यंत गरीब परिवारों को सस्ते दर पर अनाज देना इसका मुख्य लक्ष्य था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना SGSY 1999 में लाया गया था। स्व सहायता समूह और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA
मनरेगा 2006 में लाया गया था। प्रत्येक गरीब परिवार को 100 दिन के मजदूरी आधारित रोजगार के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM 2011 में लाया गया था। महिलाओं को SHG समूहों को सशक्त करना इसका मुख्य लक्ष्य था। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY 2014 में लाया गया था और गरीबों के लिए बैंक खाते और वित्तीय समावेशन के लिए यह खाता खुलवाया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2015 में शहरी और 2016 में ग्रामीण हर गरीब परिवार को जो है हर गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराना इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 गरीब की सस्ती दर खाद्यान्न पर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था RTI एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो RTI एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। भारत में RTI एक्ट यानी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी लाना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसका मुख्य बिंदु जो था लागू होने की तारीख जो था 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। RTI को लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। इसका याद रखिएगा। नागरिकों को सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देना था इसका मुख्य उद्देश्य। और भ्रष्टाचार रोकना और प्रशासन को जवाब देना बनाना था। कौन सी सूचना मिल सकती है? तो सरकारी फाइलों, रिपोर्ट, आदेश, नीतियों, योजना, बजट, खर्च आदि जुड़ी जानकारियों जो RTI के द्वारा मिल सकती है। सरकारी कामकाज के संबंधित सभी दस्तावेज को रिकॉर्ड की प्रतिलिपि निरीक्षण करने का अधिकार देता है RTI। कौन सूचना देता है? कौन सूचना दे सकता है? तो हर सार्वजनिक प्राधिकार, पब्लिक अथॉरिटी जैसे मंत्रालय, विभाग, सरकारी और उपक्रम, पंचायत, नगर निगम आदि सभी समय से सामान्य मामले में 30 दिन के अंदर RTI का जवाब मिल जाता है। RTI का जवाब 30 दिन के अंदर मिल जाता है। और इसमें जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा मामला 48 घंटे के अंदर मिलता है। सूचना नहीं दी जा सकती है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंध, गोपनीय, व्यापारिक, आधिकारिक और अदालत के आदेश से प्रतिबंधित सूचना को नहीं दिया जा सकता है। इसका जो प्रक्रिया होता है यह तो RTI आवेदन लिखकर संबंधित विभाग के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO को जमा करना होता है। निर्धारित शुल्क साधारण 10 रुपया जमा करना होता है। इसका RTI का शुल्क 10 रुपया होता है। पहले फर्स्ट अप्लाई अथॉरिटी FAA के थ्रू से फिर सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा जो है इसको लागू किया जाता है। RTI एक्ट को आम आदमी का हथियार भी कहा जाता है क्योंकि इसके जरिए आम लोग सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और जवाब पाना उनका अधिकार होता है RTI के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राज्यसभा सदस्य के बारे में पूछा गया था। राज्यसभा सदस्य के बारे में पूछा गया था। तो राज्यसभा सदस्य के बारे में मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा भारत के संसद के उच्च सदन होते हैं और इनके सदस्यों को राज्यसभा संसद MP कहा जाता है। इसकी संरचना जो हो जाएगा इसमें कुल अधिकतम सदस्य होते हैं 250 होते हैं और चुने हुए सदस्य 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। नामित सदस्य होते हैं 12। राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। वर्तमान में 2025 सदस्य संख्या 245 के आसपास है राज्यसभा में। और चयन प्रक्रिया जो होता है इसका चयन प्रक्रिया चुने हुए सदस्य को राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली PR सिस्टम में एकल हस्तांतरित मत STV के जरिए चुनते हैं। इसको इसके द्वारा चुना जाता है। नामित सदस्य को जो होता है राष्ट्रपति द्वारा ऐसे लोग जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सामाजिक सेवा आदि में विशेष योगदान के कारण राष्ट्रपति द्वारा उसे चुना जाता है। चलते हैं इसका कार्यकाल जो होता है एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं जिससे सदन अस्थायी बना रहता है। और योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए और संसद द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करना इसका अनिवार्य होना चाहिए। विशेष अधिकार और कार्य के कानून को बनाने में भाग लेना और बजट की नीतियों पर चर्चा करना ये सभी इसका विचार परामर्श होता है। सरकार से सवाल पूछना और जवाब देना, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करना, ये सभी जो है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा पूछा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से पूछा गया प्रश्न था। तो विटामिन C को एस्कर्बिक एसिड भी कहा जाता है।
इसकी कमी से शरीर में कई समस्या हो सकती है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा घाव भरने को कोलेजन निर्माण का लिए जरूरी होता है। इसका मुख्य बीमारी जो होता है वह होता है स्कर्वी। स्कर्वी होता है यह विटामिन सी की कमी से होने वाली प्रमुख बीमारी है। इसका लक्षण जो होता है थकान और कमजोरी होता है, मसूड़ों में खून आना, सूजन होना, घाव देर से भरना, त्वचा पर नीले लाल धब्बे विकसित करना और हड्डियों को जोड़ों में दर्द करना और बालों का झड़ना विटामिन सी की कमी से बाल भी झड़ते हैं। संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। चलते हैं स्रोत इसका जो है खाद क्या खाने से, विटामिन सी का भरपूर खाद्य पदार्थ जो है आंवला, संतरा, नींबू, मौसमी, अमरूद में है, ये सभी में जो है टमाटर हो गया, टमाटर, हरी मिर्च, पपीता, स्ट्रॉबेरी, ये सभी में जो है विटामिन सी बहुत पाए जाते हैं। वयस्क लोगों को लगभग 65 से 90 मिलीग्राम पर डे इसका सेवन करना चाहिए। अधिकतम सुरक्षित सीमा 2000 मिलीग्राम होते हैं। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है, इसलिए इसे रोजाना आहार में लेना जरूरी है। पकाने में इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है, इसलिए कच्चे फलों सलाद का सेवन लाभकारी होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, तो आइए इसको देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख से शुरू होता है और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए असीमित बार चुना जा सकता है, यानी 5 साल से अधिक कार्यकाल संभव है अगर बार बार चुने जाए तो। चलते हैं अगर इसका जो है मृत्यु कार्यकाल के दौरान होता है और महाभियोग संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग इस पर चलाया जाता है। इसमें और देख लेते हैं, अगर नया राष्ट्रपति चुने जाने में देरी हो जाए तो वर्तमान राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण पद तक बने रह सकते हैं। ल्यूरिस नामित से प्रश्न आया था। यह रहा प्रतिष्ठित ल्यूरिस वर्ल्ड सपोर्ट अवार्ड 2025 से प्रमुख नामित और विजेता की जानकारियां। इसके बारे में देख लेते हैं। नॉमिनेशन सूची में लेक्चर 2025 में जो आया था 22 फरवरी मार्च में 2025 में घोषित हुई। यह सूची पेरिस 2024 ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप के आधार पर तैयार की गई थी। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा।